दोस्तों आप सब, मैं हूं आपका दोस्त विनय मिश्रा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ एक बहुत ही शानदार कंसेप्ट है, ठीक है। हर एक एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे मैं स्कूल एग्जाम की बात करूं या फिर कंपटीशन जेई नीट, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। और अगर आपको लग रहा है कि ये ओम्स लॉ सिर्फ V=IR होता है जैसा क्लास 10th में हुआ करता था, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस वीडियो के अंत तक आपको ऐसे ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जो कि शायद आपको कभी पता ही ना हो, ठीक है। बहुत ही अच्छे खासे क्वेश्चन बनते हैं इससे, तो इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना और इसको बहुत अच्छे से देखना, बहुत अच्छे से समझना। एक बार में सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम्स लॉ क्या होता है? ओम्स लॉ ये तो शायद आपने क्लास 10th में भी पढ़ा होगा। व्हेन फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर, मैकेनिकल स्ट्रेन एक्सेट्रा रिमेन सेम, देन करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब क्या? अगर मैं एक वायर लूं, एक कंडक्टर लूं, तो यहां पे जो भी करंट फ्लो होगा ये किसके प्रोपोर्शनल होगा? पोटेंशियल का डिफरेंस के। ये जो V लिखा है ये पोटेंशियल का डिफरेंस है, ठीक है। तो I इज इक्वल टू क्या आएगा? हम लोग का एक कांस्टेंट आने वाला है, तो वो कांस्टेंट होता है 1/r। ये 1/r हम लोग का कांस्टेंट है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? इसको इधर ले जाएंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा IR, ठीक है। अगर मैं ग्राफ बनाऊं V और I के बीच में, V हम लोग का कहां पे है? X एक्सिस में है। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं, ये मैं Y एक्सिस में लिया, Y इज इक्वल टू 1/r टाइम्स ऑफ X। तो Y इज इक्वल टू ये mx प्लस c जैसा दिख रहा है। C यहाँ पे 0 है, इसका मतलब ग्राफ जो होगा मेरा ओरिजिन से पास होगा। और स्लोप कितना होगा इसका? स्लोप होने वाला है इसका 1/, तो ये आपको पता होगा, ठीक है। ये क्लास 10 में भी आपने पढ़ा होगा। लेकिन अगर मैं वही उल्टा कर दूं, यहां पे V कर देता हूं और यहां पे I कर दूं, तो फिर इस बार ये V हम लोग का Y एक्सिस में हो गया। Y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? X इंटू R। तो Y इज इक्वल टू M इंटू X। तो इस बार हम लोग का स्लोप क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ R आएगा। तो स्लोप तब के केस में सिंपली क्या होगा? सिर्फ R होगा, तब 1/r नहीं होगा जब मैं V को Y एक्सिस में लूं। ये आप समझ रहे होंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब पिछले वीडियो में हमने पहले के वीडियो में ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में काफी चर्चा की थी। तो I इज इक्वल टू क्या होता था? NAVDE, ठीक है। VD क्या था? हम लोग का ड्रिफ्ट वेलोसिटी था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हम लोग ने डेरिवेशन किया था, तो ये निकाले थे हम लोग EV/ml टाउ, ठीक है, इंटू E हो गया। ये यहाँ पे E मल्टीप्लाई होकर E² हो गया। अब ये आया, मैं V को यहाँ पर से अलग कर दिया। ये सारी चीजें अगर आप देख रहे होंगे ना, तो ये क्या है? मेरा कुछ नहीं, कांस्टेंट है। अभी हम लोग देखें I इज इक्वल टू 1/r टाइम्स ऑफ V आता है, तो ये जो भी वैल्यू आया होगा ये क्या है? ये हम लोग का 1/ रेजिस्टेंस है। तो ये 1/ रेजिस्टेंस है, इसको उल्टा कर देंगे तो रेजिस्टेंस का वैल्यू मिल जाएगा। तो रेजिस्टेंस क्या हो गया मेरा? ml/NaE² टाउ, ठीक है। ये टाउ क्या है? रिलैक्सेशन टाइम है, आपको बताया था वाले वीडियो में, ठीक है। तो अगर मैं L और A को अगर यहाँ पे सेपरेट कर दूं, तो ये बाकी चीजें एकदम कांस्टेंट है, ठीक है। मास है, ठीक है, मास है कंडक्टर का, ये N है। N क्या हम लोग के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, नंबर ऑफ जितने भी इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे होंगे। E क्या? इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। T क्या? टाउ क्या है? यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम है। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया पे। किसके एरिया पे? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लेंथ पे। और अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं तो इस तरीके से लिख सकता हूं, तो रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा ρL/A। बहुत बढ़िया। तो ये रो को क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। ये आपने पढ़ा होगा क्लास 10th में भी, ठीक है। अब ये भी क्वेश्चन पूछते थे क्लास 10 से, ये क्वेश्चन आता है कि ये रेजिस्टेंस किसके इसके ऊपर डिपेंड करता है? तो भैया लेंथ पे डिपेंड करता है, एरिया पे करता है। अभी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे टेम्परेचर पे भी करेगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन पूछते हैं कि रेजिस्टिविटी, जिसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? तो ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ नेचर पे डिपेंड करता है। कई लोग इसको क्या करते हैं? ρ इज इक्वल टू RA/L लिख देंगे और उसके बाद बोलेंगे कि ये भी एरिया पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये रेजिस्टिविटी, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ऐसे चीजें सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? नेचर ऑफ मटेरियल पे, ठीक है। मटेरियल वाइज ये डिफर करेंगे, बाकी ये ना लेंथ पे डिपेंड करेगा ना एरिया पे डिपेंड करेगा। समझ में आया? ठीक है, आगे बढ़े, ठीक है। देखिए I इज इक्वल टू क्या होता है? NAVDE। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन CBSE एग्जाम में पूछ लेता है और ये आपको फॉर्मूला पता भी होना चाहिए। I इज इक्वल टू NAVDE हुआ, ठीक है। करंट डेंसिटी हम लोग देखे थे I/A, तो एरिया को डिवाइड कर दिया, A क्या हो गया? कैंसिल हो गया, ये भी जानते हैं हम लोग। VD को फिर से यहाँ पे रिप्लेस किया तो इस तरीके से आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं V/L को तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकता हूँ, ठीक है। पिछली बार भी किए थे पिछले वीडियो में, ठीक है। V/L को हम लोग क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं। तो ये E लिखा, तो E इज इक्वल टू क्या होता है? J टाइम्स ऑफ रो होता है। ये आपको डेरिवेशन CBSE एग्जाम में भी पूछता है,
क्या है, आर डैश अपॉन आर इज इक्वल टू एल डैश अपॉन एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर अपॉन आर डैश का पावर 4। ये कैसे आया, ये बहुत ही इजी सा कंसेप्ट है। देखिए हम लोग अभी जानते हैं रेजिस्टेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल अपॉन ए के, ये हम लोग जानते हैं, ठीक है। अब ये इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2 इस तरीके से इनटू A2 अपॉन A1 इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। अब देखिए हम लोग का लेंथ बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, एरिया बदलेगा तो रेजिस्टेंस बदलेगा, लेकिन ये बताइए क्या अगर मेरा वॉल्यूम बदलेगा क्या दोनों केस में? अगर मैं किसी वायर का शेप चेंज कर दूं या फिर उसको बड़ा कर दूं खींच के, तो ये बताइए वॉल्यूम बदलने वाला है क्या उस केस में? वॉल्यूम नहीं बदलेगा, भले मैं अगर उसको लंबा कर देता हूं तो लेंथ बढ़ जाएगा, एरिया कम हो जाएगा। इसका मतलब ये कि एरिया इंटू लेंथ जिसको वॉल्यूम बोलते हैं ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये क्या होगा, कांस्टेंट। तो अगर ये कांस्टेंट है तो मैं क्या लिख सकता हूं, A1 L1 इज इक्वल टू A2 इंटू L2। इसका मतलब मैं ये लिख सकता हूं A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू L1 अपॉन L2, ये चीज लिख सकता हूं। यहां से यहां पर से आप रिप्लेस कर दो वैल्यू तो ये हो जाएगा L1 अपॉन L2 इंटू L1 अपॉन L2, तो ये हो जाएगा L1 का स्क्वायर अपॉन L2 का स्क्वायर, वही चीज यहाँ पे मैं लिखा हूँ। और चाहो तो आप यहाँ पे L को रिप्लेस करोगे एरिया से तो वो आ जाएगा, और एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, तो पहले से ही स्क्वायर है यहाँ पे, ठीक है, इस फॉर्मूले में। तो ये वही चीज लिखा है, आर डैश नया रेजिस्टेंस अपॉन पुराना रेजिस्टेंस इज इक्वल टू नया लेंथ अपॉन पुराना लेंथ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए अपॉन ए डैश, मतलब पुराना एरिया अपॉन नया एरिया का होल स्क्वायर, क्योंकि एरिया के इनवर्स प्रोपोर्शन होता है, आप यहाँ पे डाल के देख सकते हो, ठीक है। L1 अपॉन L2 की अगर मैं वैल्यू डालूंगा तो A2 अपॉन A1 आएगा, तो A2 अपॉन A1 का होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया को मैं अगर पाई आर स्क्वायर डालूं, क्योंकि एरिया हमेशा हम लोग क्रॉस सेक्शन का लेते हैं, ठीक है, ये वाले एरिया को लेते हैं, तो ये क्या है, एक सर्कल है, पाई आर स्क्वायर डालूं तो पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर डैश का स्क्वायर, और पहले से ही होल स्क्वायर है तो ये आर का पावर 4 हो जाएगा, पाई पाई सब कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन आर डैश का पावर 4। तो इस तरीके से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये, ठीक है। तो इसी के ऊपर कुछ एक क्वेश्चन है, ये पहले आप मुझे बताइए, ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए रेजिस्टेंस अगर किसी वायर का आर है, किसी भी एक वायर का रेजिस्टेंस अगर आर है, उसका लेंथ को अगर मैं डबल कर देता हूं तो नया रेजिस्टेंस क्या होगा, अगर ट्रिपल करता हूं तो बताओ, और अगर n टाइम्स करता हूं तो जनरलाइज इक्वेशन आपको बताना है। तो देखिए अभी हम लोग देखे r डैश अपॉन r इज व्हाट l डैश अपॉन l का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हम लोग जानते हैं। तो अगर मैं लेंथ को 2 टाइम्स करूंगा, इसका मतलब क्या है, r l डैश को मैं क्या कर रहा हूं, 2 टाइम्स ऑफ पुराना लेंथ कर दे रहा हूं, यहां पे मैं पुट करूंगा 2l अपॉन l का होल स्क्वायर हो जाएगा, l से l हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, तो r डैश का जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगा, 4 इंटू r। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि अगर मैं लेंथ को इंक्रीज करूंगा, ठीक है, जितने भी टाइम्स में इंक्रीज करूं उसके स्क्वायर टाइम्स ऑफ इंक्रीज होगा उसका रेजिस्टेंस। तो अगर मैं यहां पे 3 टाइम्स करता हूं तो क्या होगा, 9 टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है, और अगर n टाइम्स करूंगा तो n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा रेजिस्टेंस। ये आपको बताना चाह रहा था, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये अगला पॉइंट ये डिस्कस कर रहे थे हम लोग। देखिए अगला पॉइंट ये है कि इस बार हम लोग सीधे एक डिस्क्रीट वैल्यू नहीं दिया है, इस बार आपको बोल रहा है सीधे परसेंट से, ठीक है। x% अगर मैं इंक्रीज करूंगा तो नया रेजिस्टेंस बताओ कितने से इंक्रीज होगा। तो नया लेंथ आप खुद ही बताओ क्या होगा, पुराना लेंथ तो होगा, और साथ ही साथ x% को बढ़ा रहा हूं मैं, तो x अपॉन 100 इंटू एल, x का परसेंट को इंक्रीज करता हूं, ठीक है, x% ऑफ किसका, पुराने लेंथ का, ये मैं इंक्रीज कर दिया, तो l डैश क्या हो जाएगा, पुराना लेंथ प्लस ये इंक्रीमेंट लेंथ, ठीक है। अब r डैश अपॉन r इज इक्वल टू l डैश अपॉन l का होल स्क्वायर, l डैश की वैल्यू डाला, l डैश की वैल्यू डालो, l से l पूरा कैंसिल हो गया, ये आया a प्लस b का होल स्क्वायर से ये हम लोग ओपन कर लिए, ये आया। अब देखिए ये टर्म काफी छोटा है, ठीक है, x स्क्वायर है अपॉन डिवाइडेड में 4 ठो 0 है, तो ये काफी छोटा टर्म हो जाएगा, इसको मार देते हैं नेग्लेक्ट। अब इसको मैं लेफ्ट साइड भेजूंगा तो r डैश माइनस r हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। ये आप अच्छे जानते हो ये क्या है हम लोग का परसेंटेज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, ये हम लोग का इंक्रीज इन रेजिस्टेंस निकाल रहे हैं हम लोग, इनटू 100 कर देंगे तो परसेंटेज इंक्रीज आ जाएगा रेजिस्टेंस में, ठीक है। तो ये हम लोग का नेग्लेक्ट कर दिए, अब सिर्फ और सिर्फ क्या बचा 2x अपॉन 100। इसका मतलब क्या, ये x अपॉन 100 ये परसेंट हो गया, ठीक है, इंटू 2। इसका मतलब जो भी हम लोग को क्वेश्चन में दिया होगा उसका डबल कर देंगे तो उतना परसेंट हम लोग का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, समझ में आया, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन में ये बोलता है कि आपका जो लेंथ है वो 2% इंक्रीज हो रहा है, तो आप रेजिस्टेंस बताओ कितने परसेंट इंक्रीज होगा, तो आंसर क्या आएगा, सीधा 4%, अप्रॉक्सीमेट आंसर 4% होगा, उसके आसपास ऑप्शन होगा उसी को टिक करना है, समझ में आया, क्योंकि ये हम लोग नेग्लेक्ट करें, आइडिया समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। 2x% आएगा इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक आपको दे के रखा है, ये साइड दिया है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मैक्सिमम टू मिनिमम रेजिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल फेसेस, ठीक है। यहां पे हम लोग को बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैक्सिमम और मिनिमम रेजिस्टेंस बताना है, ये आपको साइड दिया है ब्लॉक का, ठीक है। तो आप ये बताइए रेजिस्टेंस क्या होता है,
रो एल बाय ए होता है। जितना ज्यादा लेंथ होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा। तो आप खुद ही बताइए, आर मैक्स जब मैं लिखूंगा तो मैं क्या करूंगा, इन तीनों में से सबसे ज्यादा लेंथ ऊपर ले लूंगा और कम से कम एरिया इन दोनों का आएगा, तो रो इंटू एल बाय ए। मिनिमम के लिए क्या करूंगा, लेंथ को मिनिमम रखूंगा, एरिया को ज्यादा से ज्यादा रखूंगा, तो इन दोनों का डिवीजन करोगे तो आपको आ जाएगा रेशियो ऑफ मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू मिनिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, समझ में आया, इजी क्वेश्चन था। इस टाइप के क्वेश्चन जेईई नीट में काफी बार आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक और क्वेश्चन है, टू स्क्वायर मेटल प्लेट्स ए एंड बी आर ऑफ सेम थिकनेस। थिकनेस यहाँ पे आप देख सकते हैं सेम है, लेकिन लेंथ यहाँ पे एल है और ये क्या है, डबल है। ठीक है, यहाँ पे ये इस तरीके से कनेक्ट किया गया है। फाइंड करना है अपने को आर ए अपॉन आर बी, इसका रेजिस्टेंस अपॉन इसका रेजिस्टेंस। तो देखो हम लोग का रेजिस्टेंस क्या होता है, रो एल बाय ए, रो इंटू एल बाय एरिया क्या हो जाएगा, एल इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये एल इंटू टी हो गया। अब इसका क्या होगा, रो एल बाय ए, रो इंटू एल कितना है 2l, एरिया क्या होगा 2l इंटू टी, तो ये 2l फिर से कैंसिल, टी और टी कैंसिल, एल एल सब कुछ कैंसिल, तो आप देख सकते हो आंसर क्या आएगा, 1:1 आएगा। आप ऐसा देख के अगर आपको लग रहा होगा कि ये छोटा ये बड़ा है, इसमें ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। आपको आइडिया समझ में आया, ऐसे बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं नीट वगैरह में, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझ लो। आगे बढ़ते हैं, एक और शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, और मैं हर साल ये क्वेश्चन देता हूं लोगों से और 99% लोग नहीं सॉल्व कर पाते। ठीक है, समझते हैं क्यों नहीं कर पाते। एकदम सिंपल सी चीज है यहाँ पे, अगर समझ गए तो आप आराम से कर सकते हो। द मासेस ऑफ 3 वायर, 3 कॉपर वायर आपको दिया है, उसके मासेस का रेशियो दिया है 1:3:5 और उसके लेंथ का रेशियो दिया है ये 5:3:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का रेशियो पूछ रहे हैं। तो R इज इक्वल टू होता है रो एल बाय ए। तो इसका मतलब देखो यहाँ पे मास का भी अभी तक के तो हम लोग फॉर्मूले में कहीं नहीं पढ़े, मास तो कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, तो हम लोग क्या किए, थोड़ा यहाँ पे मास को कहीं पर से ले आएंगे। कैसे लाएंगे, देखो फॉर्मूला रेजिस्टेंस का रो एल बाय ए होता है, आर इज इक्वल टू रो एल बाय ए। मैं यहाँ पे क्या किया, एल इंटू एल का मल्टीप्लाई डिवाइड किया। क्यों किया अभी आप समझ जाओगे। ये एरिया इंटू लेंथ हो गया, एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूँ, मास अपॉन डेंसिटी लिख सकता हूँ, तो मास अपॉन डेंसिटी लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे मास आ गया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब आप देख सकते हो आर डिपेंड कर रहा है एल स्क्वायर अपॉन एम के। ठीक है, तो एल स्क्वायर अपॉन एम का रेशियो कर दो, एल स्क्वायर 5 का स्क्वायर अपॉन 1, ये पहले वाले का, उसके बाद 3 का स्क्वायर अपॉन 3, 3 का स्क्वायर अपॉन 3 कर दिए। उसके बाद फिर लास्ट हम लोग का 1 का स्क्वायर अपॉन 5, ये कर दिए। इसको हम लोग सॉल्व किए तो ये आया, 5 से पूरे मल्टीप्लाई कर दोगे, ये आएगा आपका करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप समझ गए होंगे क्यों नहीं इसको लोग सॉल्व कर पाते। इजी है, लेकिन अगर पहले सॉल्व नहीं किए हो तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 2 वायर्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल। यहाँ पे 2 वायर दिया है, अलग अलग मटेरियल है, उनका डायमेंशन सेम है। ठीक है, आप देख सकते हो ये वायर है, ठीक है, ब्लॉक के फॉर्म में दिया है हम लोग का वायर, हैव सेम डायमेंशन इफ दे आर प्लेस्ड साइड बाय साइड। अगर मैं इस तरीके से साइड बाय साइड रखूं और क्या करूं, उसको एक कंबाइंड फिगर इस तरीके से बना दूं, और इसका रेजिस्टिविटी रो 1 है, इसका रेजिस्टिविटी रो 2 है। ठीक है, तो अपने को पूछ रहा है इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी पूछ रहा है इक्विवेलेंट कितना होगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्यों पैरेलल कॉम्बिनेशन, हम लोग इसको कैसा रखें, यहाँ पे आप क्वेश्चन में यहाँ पे पढ़ो साइड बाय साइड, साइड बाय साइड हम लोग यहाँ पे रखें, इसका मतलब ये क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। अगर मैं इसको इधर से उठा के इधर ऐसा रख देता तो ये क्या होता हम लोग का सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक सर्किट है, अगर यहाँ पर से ऐसे मैं जोड़ूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो ये अगर आप समझ गए तो आपसे क्वेश्चन बन गया, 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, ये होगा। ठीक है, अब 1/r, अब ये मेरा फिगर बन जाएगा, एरिया यहाँ पे डबल हो जाएगा, आप देख सकते हो, लेंथ सेम रहेगा। ठीक है, लेंथ सेम है। उसके बाद फिर देखो 1/रो एल बाय ए, एरिया कितना है भाई, एरिया है 2a, तो रो एल बाय 2a, अब इज इक्वल टू 1/r1 लिखो, रो 1 एल बाय ए, इसको लिखो रो 2 एल बाय ए। इसको सॉल्व करोगे तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा, एल ए कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया, रो का वैल्यू निकालोगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टिविटी आपकी आ गई 2 इंटू रो 1 रो 2 अपॉन रो 1 प्लस रो 2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप समझ गए होंगे। अब एक और सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही मिलता जुलता, अगर मैं इसको क्या करूं, यहाँ पे एंड टू एंड रख दूं, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन कर दूं, तो क्या हो जाएगा, कुछ इस तरीके का आ जाएगा। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे, रो इज इक्वल टू तब आ जाएगा रो 1 प्लस रो 2। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, काफी बार नीट जेईई में आता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक, आगे बढ़ते हैं, तो अब थोड़ा लेवल को और बढ़ा देते हैं। तो ये एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, थोड़ा इसमें आपको समझना होगा। ठीक है, एकदम इजी नहीं है, एचसी वर्मा का क्वेश्चन है, बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अपने को निकालना है इसका रेजिस्टेंस, भाई कैसा फिगर है, क्या रेजिस्टेंस निकालें इसमें, ऐसा आप सोच सकते हो। क्यों यहाँ पे थोड़ा अजीब गरीब है, क्योंकि देखो अगर मैं यूनिफॉर्म, अभी तक के जितने भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे थे ना, वो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता था। वहां पे देखो यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता था, लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन नहीं है। तो वही चीज यहाँ पे कैसे इसको सॉल्व किया जाए, तो देखो हम लोग क्या करेंगे, x डिस्टेंस पे, यहां पर से x डिस्टेंस पे आप क्या करो, एक
स्ट्रिप ले लो, इस तरीके की एक स्ट्रिप ले लेता हूं मैं, जिसका लेंथ आप एक छोटा सा लेंथ मान लो, dx लेंथ का मैं क्या ले लिया, एक स्ट्रिप ले लिया। समझ में आया इतना? ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करें, इसका हम लोग चाह रहे हैं कि रेजिस्टेंस निकालो। रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, एक छोटा रेजिस्टेंस इतना अगर मैं निकाल लेता हूं तो मैं क्या करूंगा, इसको इंटीग्रेट करूंगा कहां से कहां तक कि 0 से लेके L तक के इंटीग्रेट करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे इसको, तो देखो dr ये छोटा रेजिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू L कितना है, मैं छोटा रेजिस्टेंस निकाल रहा हूं, dx अपॉन एरिया बताना पड़ेगा। तो एरिया, इस फिगर का एरिया कैसे निकालूं, तो क्या एरिया क्या होगा हम लोग का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आर का दिक्कत है हम लोग का, तो हम लोग क्या करेंगे, ये आर के लिए मैं ये वेरिएबल आर लिया, ये आर है हम लोग का। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लो, कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू, ठीक है, तो इसकी वैल्यू हम लोग को कुछ इस तरीके से निकालनी होगी, क्योंकि ये अलग है, तो पहले इसको मैं सीधा कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एकदम सेम है। ठीक है, इस एंगल को मैं मान लेता हूँ थीटा है। ठीक है, मान लेता हूँ, तो आंसर मेरा इसके टर्म्स में नहीं आने वाला। ठीक है, आंसर मेरा जितने भी पहले दिए हुए थे एल, ठीक है, रो ए बी, इनके टर्म्स में ही आना चाहिए। तो देखो ये थीटा अगर मैं मान लिया, आर का वैल्यू कैसे निकालेंगे, आर क्या हम लोग का, ये ए प्लस ये छोटा सा पोर्शन ये, ठीक है, ये हम लोग का आर है। तो मैं आर को क्या लिख सकता हूं, आर शुड बी इज इक्वल टू ए प्लस ये वाला आप निकाल लो, ये क्या होगा हम लोग का, ये होने वाला है मेरा x tan थीटा। कैसे हो गया भैया x tan थीटा, तो आप निकाल लो ना भाई, ये हम लोग का अगर ये एंगल थीटा है मेरा, तो tan थीटा अगर मैं लेता हूं तो tan थीटा विल बी व्हाट, ये मेरा x है, तो tan थीटा इज इक्वल टू ये अगर मेरे को जो भी निकालना है, जो भी है ये y अपॉन ये क्या है हम लोग का x, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, y इज इक्वल टू x tan थीटा। तो ये आपको समझ में आया, ये मैं कैसे निकाला। ठीक है, तो r इज इक्वल टू हो जाएगा a प्लस x tan थीटा। तो यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ रो इंटू dx अपॉन पाई इंटू r की जगह क्या हो जाएगा, a प्लस x tan थीटा का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा मेरा रेजिस्टेंस। आपको समझ में आया? ठीक है, अब ये tan थीटा तो अपने को पता नहीं है, tan थीटा यहाँ पर से निकालना होगा जो भी अपने को क्वेश्चन ने दिया था। तो tan थीटा मैं ये बड़े वाले ट्रायंगल से अगर निकालने की कोशिश करूँ, ये बड़े वाले ट्रायंगल से अगर मैं निकालता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, देखो tan थीटा ये पूरा b है और ये a है, तो ये इतना कितना होगा, b माइनस ए होगा, b माइनस ए अपॉन एल। ठीक है, ये पूरा परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये मैं यहाँ पे रिप्लेस कर देता हूँ रो इंटू डी एक्स अपॉन पाई a प्लस एक्स टेन थीटा की जगह b माइनस ए अपॉन एल, और इसका हो जाएगा होल स्क्वायर। इसको थोड़ा एलसीएम लेके सॉल्व कर दो तो थोड़ा मज़ा आ जाएगा इसमें। तो रो इंटू डी एक्स अपॉन पाई इंटू ए एल प्लस ए एल प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स, ठीक है, बी एक्स माइनस ए एक्स का होल स्क्वायर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग का ये रेजिस्टेंस आ गया, आप देख सकते हैं। अब कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन मारना है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, तो 0 से लेके एल तक के इंटीग्रेट मार दो, आर का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, इंटीग्रेशन करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करके दिखा देता हूँ। इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या हो जाएगा हम लोग का, 0 से लेके एल तक के अगर मैं करूँगा तो ये रो इंटू डी एक्स अपॉन, इसको हम लोग एज इट इज़ रख लेते हैं, और मैं इसको एक काम करता हूँ पाई, और इसको इस तरीके से लिख लेते हैं ए एल प्लस बी एक्स माइनस ए एक्स का पावर -2। ठीक है, ये हो जाएगा हम लोग का। ठीक है, और यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर ऊपर भी जाएगा, तो ये एल स्क्वायर ऊपर भी आएगा हम लोग का, ये इसको मिस नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हम लोग का। ठीक है, अब इसको मेरे को इंटीग्रेट करना है। ठीक है, एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो जाएगा ये, तो इसको इंटीग्रेट करने के बाद देखिए क्या है, तो देखिए यहाँ पे मैं इंटीग्रेट कर लिया हूँ इसको, आपको एक एक स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ जल्दी से। देखिए ये इस तरीके से आया था हम लोग का, b माइनस ए को हम लोग कॉमन ही रखते हैं, ज़्यादा अच्छा है। तो देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स का पावर n क्या होता है, x का पावर n+1 अपॉन n+1। तो यहाँ पे वही चीज़ है, माइनस पावर 1 हो जाएगा, तो ये नीचे गया इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करना है, और साथ ही साथ क्योंकि ये x नहीं था तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डिनोमिनेटर में, तो इसका डिफ्रेंसिएशन किए तो ये आ जाएगा b माइनस ए। उसके बाद फिर लिमिट पुट किए, पहले l डाले फिर 0 डाले, तो इस तरीके से आया, थोड़ा सा एलसीएम लिए सॉल्व किए तो ये आ गया। ठीक है, आपको एक शानदार शॉर्टकट ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर आपको इतना इंटीग्रेशन नहीं आता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं जिसमें आपको कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे दूसरी पेन से लिखता हूं, देखिए रेजिस्टेंस जो होता है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन के लिए सीधा आप क्या करोगे, रो एल अपॉन अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2। ठीक है, समझ में आए? इतना शॉर्टकट, इतना शानदार शॉर्टकट ट्रिक है ये, देख लो यहाँ पे करके। रेजिस्टेंस क्या होगा, रो एल अपॉन एरिया क्या है यहाँ पे, एक का एरिया, एक क्रॉस सेक्शन का एरिया था पाई ए स्क्वायर, दूसरे का एरिया था पाई बी स्क्वायर। पुट कर दो बस यहाँ पे, पाई ए स्क्वायर इंटू पाई बी स्क्वायर।
तो ये आएगा रो एल अपॉन पाई ए बी, यही आंसर आया जो ये आपका आया। ठीक है, समझ में आया। बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक था, लेकिन कन्वेंशनल अप्रोच अपने को पता होनी चाहिए। नया क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये शानदार शॉर्टकट ट्रिक आप ध्यान रखना, जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुरंत अपन देख के भी बता सकते हैं इसका आंसर। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिया हूँ, वो मैं आपके सामने पूरा सॉल्व कर दिया हूँ, कन्वेंशनल अप्रोच से भी सॉल्व किया हूँ। देखिए ये हम लोग का क्वेश्चन है, डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन शेल। इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। फिर यहाँ पे 2 रेडियस दिया है, इसका मतलब 2 एरिया है। ठीक है, तो मैं एक फिर से यहाँ पे डी आर एलिमेंट का एक स्ट्रिप इस तरीके से ले लिया, सर्कुलर स्ट्रिप। अगर आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाला डेरिवेशन किया है तो बिल्कुल वैसा ही कुछ है। तो डी आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए हम लोग ऐसा किए, उसके बाद फिर बस इंटीग्रेट किए R1 से लेके R2 तक के। तो ये सॉल्व करने के बाद ये आया है हम लोग का। या फिर शॉर्टकट ट्रिक्स हम लोग कैसे करेंगे, रो एल बाय अंडर रूट ऑफ a1 इंटू a2। यहाँ पे बस यही दिक्कत है कि आपको लेंथ सोचना होगा, तो यहाँ पे लेंथ जो होगा वो कुछ नहीं, यहाँ पे R2 माइनस R1, ये यहाँ पे लेंथ होगा तो R2 माइनस R1, और एरिया क्या हो जाएगा हम लोग का, एरिया हो जाएगा 4 पाई R1 स्क्वायर, क्योंकि ये क्या है हम लोग का शेल है, तो 4 पाई R1 स्क्वायर इंटू 4 पाई R2 स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो ये आ गया, ये है हम लोग का आंसर, जो कि हम लोग का एग्जैक्टली इसको सॉल्व करने के बाद आया था। आप चाहो तो एलसीएम लेके देख लो। ठीक है, रो इंटू R2 माइनस R1 अपॉन पाई 4 पाई R1 इंटू R2, एग्जैक्टली वही आएगा जो आपका कन्वेंशनल अप्रोच से आया। समझ में आया, बहुत ही शानदार शॉर्टकट ट्रिक है। एक और क्वेश्चन देख लो जो कि जेई में कभी आया है। देखो फिर से अलग अलग क्रॉस सेक्शन है, अलग अलग एरिया होगा, रो एल बाय ए, इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया 2a का होल स्क्वायर, तो ये आया, तो रो एल बाय 2a स्क्वायर विल बी करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऐसे टाइप के काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे पूरी तरीके से ओम्स लॉ पढ़ लिए, बहुत ही अच्छे तरीके से इसके क्वेश्चन लगा लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में कुछ और नए कंसेप्ट के साथ, कुछ और ऐसे ही शानदार क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।